तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर है आज का 32। ठीक, ओके। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बातें की थी। कैसे निकाला था वो? मिक्सचर का टोटल मास अपॉन मिक्सचर के टोटल मोल्स। इस फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या निकाल लिया था? एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया था। मिक्सचर का टोटल मास अपॉन मिक्सचर के टोटल मोल्स। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आज। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है आज के लिए। इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन होगा बेटा, मान लेते हैं एक मिक्सचर है, उसमें मान लिया O2 गैस है, SO2 गैस है, O2 है, SO2 है और मान लिया हीलियम गैस है। तीन गैसेस प्रेजेंट है एक मिक्सचर के अंदर। तीन गैसेस दी हुई हैं, O2, SO2 और हीलियम। जो O2 गिवन है वो मान लेते हैं दे रखा है हमें 40%, SO2 दे रखा है 50% और हीलियम दे रखा है 10%। और ये परसेंटेज बाय मास है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में कल जो कराया था उसमें परसेंटेज बाय मोल्स थे, या परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। ठीक है, तो O2 है 40%, SO2 है 50% और हीलियम है 10% बाय मास। हमें क्या बताना है? हमें इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मोलर मास बताना है। व्हाट इज एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर? इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक बेटा, एवरेज मोलर मास क्या होगा इस मिक्सचर का वो हमें प्रेडिक्ट करना है क्या होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो बेटा, मिक्सचर में तीन गैसेस हैं, SO2, SO2 और हीलियम। एक 40, एक 50, एक 10। तीनों को ऐड करके देखना 100% आ रहा होगा। 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 10 100%। लेकिन ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज बाय मास। और हमें क्या निकालना है इस मिक्सचर का? एवरेज मोलर मास। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? हम लोग यूज कर लेंगे कि भाई हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, अगर मैं मिक्सचर का टोटल मोल्स मानू 100 या टोटल मास मानू? ये परसेंटेज बाय मोल्स नहीं दे रखा है, परसेंटेज बाय मास दे रखा है। तो इजी रहेगा हमारे लिए मानना क्या, लेट मास ऑफ मिक्सचर इज, मास मानना आसान रहेगा, कितना? 100 ग्राम। मिक्सचर का मास मानना फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। तो मिक्सचर का मास मैंने कितना मान लिया? 100 ग्राम मान लिया। मिक्सचर का मास जो है वो 100 ग्राम मान लिया। फायदा क्या हुआ इस मिक्सचर के 100 ग्राम मानने से मास को? तो फायदा ये हुआ, इससे हम क्या बता सकते हैं? इससे हम O2 का मास बता सकते हैं। कितने ग्राम? 40 ग्राम। इससे हम O2 का मास बता सकते हैं 40 ग्राम। इससे हम SO2 का मास बता सकते हैं, कितने ग्राम? 50 ग्राम। इससे हम लोग हीलियम का मास बता सकते हैं, कितने ग्राम? 10 ग्राम। ठीक है, अगर मिक्सचर का टोटल मास तुम 100 ग्राम मानोगे तो O2 40 ग्राम हो जाएगा, SO2 50 ग्राम हो जाएगा और हीलियम 10 ग्राम हो जाएगा। ये 40, ये 50 और ये 10 ग्राम। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब फॉर्मूला क्या था एम एवरेज का? एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। मिक्सचर के मोलर मास का फॉर्मूला है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है बेटा, मिक्सचर का टोटल मास कितना है अपॉन मिक्सचर के टोटल मोल्स कितने हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स तो निकाल लेते हैं ना बेटा। तो देर कितना आ जाएगा यहाँ से? टोटल मास तो कितना था? 100 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब देखो मोल्स निकालने हैं। O2 का मास पता है 40 ग्राम, तो मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? O2 का O2 का मास है 40 ग्राम, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 40 अपॉन मास अपॉन मोलर मास, 40 अपॉन 32। कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 32 प्लस इसका कितना है? 50। मोलर मास है 32, तो 50 अपॉन 32 64 होता है बेटा SO2 का, सॉरी SO2 का होता है 64, तो 50 अपॉन 64 प्लस हीलियम का 10। मोलर मास होता है 4, तो 10 अपॉन 4, 10 अपॉन 4। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास जो होगा इसका, तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा इसका कितना बेटा? 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन 32। 40 अपॉन 32 कितना होगा बेटा? 40 डिवाइडेड बाय 32 1.25।
प्लस 50 डिवाइडेड बाय 64, ये हो जाएगा 0.78, प्लस 10/4, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो 1.25 प्लस 0.78 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, ये 4.53। तो 100 डिवाइडेड बाय 4.53, 100/4.53, 100 डिवाइडेड बाय 4.53, ये हो जाएगा बेटा अपना 22.07 ग्राम। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, टोटल मास मानना 100 ग्राम था। पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में मोल्स दे रखा था, तो वहां 100 मोल्स मान लिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो फिर अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन थ्री इन थ्री isotopic forms, isotopic forms 6C12, 6C13, 6C14। कार्बन जो है नेचर में तीन आइसोटोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, 6C12, 6C13 और 6C14। ठीक, इफ percentage abundance of carbon is, if percentage abundance of carbon is, मान लेते हैं C12 का दे रखा है 96%, C13 का दिया हुआ है 3% और C14 का दिया हुआ है 1%। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ये अपना एक क्वेश्चन है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द कार्बन, कार्बन का एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या हुआ है, कार्बन नेचर में तीन आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अच्छा, अब जिसको नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, पता है नहीं पता है? आइसोटोप्स स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ध्यान रख लेना इस डेफिनेशन को, जो मैंने लिखी है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स बोलते हैं। ध्यान रखोगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उन्हीं को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे ये रहा, कार्बन तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट है, 6C12, 6C13, 6C14। एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास अलग है, 12, 13 और 14। तो ऐसी फॉर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बन नेचर के अंदर, 12, 13 और 14। इसके अलावा क्या दे रखा है, कार्बन नेचर में जो प्रेजेंट होता है, तो 96% जो कार्बन है वो तो इस फॉर्म में है, 3% कार्बन इस फॉर्म में है और 1% कार्बन इस फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, इस परसेंटेज एबंडेंस का मतलब कि अगर नेचर में कार्बन के 100 एटम प्रेजेंट हैं, अगर नेचर में कार्बन के 100 एटम प्रेजेंट हैं, तो कार्बन 12 वाले कितने एटम होंगे, 96 एटम होंगे। कार्बन 13 वाले कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे। और कार्बन 14 वाले कितने एटम होंगे, 1 एटम होंगे। इसको इस तरीके से मत पढ़ लेना कि तुम बोल दो कि भाई कार्बन अगर नेचर में 100 ग्राम प्रेजेंट है, तो ये वाला कार्बन 96 ग्राम, ये वाला कार्बन 3 ग्राम, ये वाला कार्बन 1 ग्राम, ये बिल्कुल गलत है।
परसेंटेज अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता, परसेंटेज अबंडेंस का मतलब होता है कि अगर नेचर में कार्बन के 100 एटम प्रेजेंट है, 100 एटम प्रेजेंट है, तो कार्बन 12 वाले 96 एटम है, कार्बन 13 वाले 3 एटम है और कार्बन 14 वाला 1 एटम है। ठीक है, दूसरे तरीके से और क्या बोला जा सकता है, अगर नेचर में कार्बन के 100 मोल हैं, अगर नेचर में कार्बन के 100 मोल हैं, तो 96 मोल तो इस वाले कार्बन के हैं, 3 मोल इस वाले कार्बन के हैं और 1 मोल इस वाले कार्बन का है। ठीक है, अगर नेचर में 100 मोल है तो 96 मोल इसके हैं, 3 मोल इसके हैं और 1 मोल इसका है, ऐसे बोला जा सकता है। तो अब तो हो गया। तो अब इस कंपाउंड का हमें क्या बताना है, एवरेज एटॉमिक वेट बताना है। ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं। हाँ जी, C12 है 96%, C13 है 3% और C14 है 1%। ये परसेंटेज अबंडेंस का मतलब है परसेंटेज बाय मोल, ध्यान रखना हमेशा। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब होता है परसेंटेज बाय मोल। अब तो क्वेश्चन हो गया ना, इजी है, पिछला जैसे क्वेश्चन है, लेट टोटल मोल्स ऑफ कार्बन, कितने मोल्स मान लो कार्बन के, 100 मोल मान लो। फायदा क्या होगा, देयरफॉर m एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ये क्या हो गया बेटा, m एवरेज का फॉर्मूला हो गया, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये फॉर्मूला हो गया। तो चलो कर लेते हैं, m एवरेज, टोटल मोल्स कितने माने तुमने, 100, टोटल मास पर आ जाओ। टोटल मास कैसे निकालोगे बेटा, अगर तुमने टोटल 100 मोल माने तो इसके कितने मोल हो गए, 96, इसके 96 मोल, इसके 3 मोल, इसका 1 मोल, तो इसका मास कैसे निकालोगे, 96 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है, 12, 96 इंटू 12, हाँ जी 96 इंटू 12 प्लस प्लस ये 3% है, 100 मोल वाले तो इसके 3 मोल है, तो वेट कितना हो गया, 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 प्लस 1 इंटू 14, समझ में आ गया। ध्यान रखना 96 मोल्स इसके हो गए, तो 96 इंटू 12 इसका मास आ जाएगा, 3 3 इंटू 13 इसका मास आ जाएगा, 1 इंटू 14 इसका मास आ जाएगा। तो कितना हो गया बेटा ये, 96 इंटू 12, 96 इंटू 12 ये हो गया 1152, 1152 प्लस 39 प्लस 14 अपॉन 100, ये आ जाएगा बेटा प्लस 39 प्लस 14 दैट इज 12.05, कितना आ जाएगा बेटा ये 12.05 ग्राम। तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है कितना, 12.05 ग्राम, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, इट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। जब तुम कहीं पर पीरियोडिक टेबल उठा के देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल जब उठा के देखोगे तो उसमें ना एलिमेंट्स का एटॉमिक मास गिवन होगा, नंबर भी है एक मास भी है। तो जब गौर से देखोगे तो एटॉमिक मास जो है ना बहुत सारे एलिमेंट्स के डेसिमल्स के अंदर दे रखे हैं। जब ध्यान से देखोगे तो एटॉमिक मास जो दे रखे हैं एलिमेंट्स के, वो किस में दे रखे हैं, डेसिमल्स में दे रखे हैं। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया था, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था, 6C12, इसमें 12 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो फिर तुम सोचो कहोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मास एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो फिर तो एटॉमिक मास जो है वो डेसिमल में आना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या हमेशा होल नंबर ही तो आएगा। फिर भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल ने दे रखा है, वो तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका डेसिमल्स में है, तो वो आया कैसे है, तो बेटा वो सारे के सारे जो एटॉमिक मास आए हैं वो एवरेज एटॉमिक मास हैं। वो क्या है, सारे के सारे एवरेज हैं, क्योंकि उन एलिमेंट्स की अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म नेचर में पाई जाती हैं, तो उनका जब एवरेज एटॉमिक मास निकाला है वो डेसिमल के अंदर आया है, जैसे कार्बन का आया है। कार्बन का तुम पीरियोडिक टेबल में देखना एग्जैक्ट 12 नहीं होता है, 12 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो यहीं से आएगा बेटा। ठीक है,